हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स किस पर लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ होती है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है जो हमें खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना होता है, और अगर हम उसको टाइमली नहीं पे करते हैं तो उसकी रिपरकशन हमारे ऊपर होती है, और सिर्फ हमारे ऊपर होती है और किसी भी के ऊपर भी उसकी रिपरकशन नहीं होती है। इनकम टैक्स लगाने के लिए हमें चाहिए होता है फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा रन करता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2 ईयर होने की वजह से इसमें 2 ईयर्स शामिल होते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च। सो इसीलिए ये ऑलवेज बोला जाता है 2018-19 or 2019-20. So we say 1st April 2018 to 31st March 19, 1st April 2019 to 31st March 20, क्योंकि इसमें 9 months इस ईयर के हैं और 3 months इस ईयर के हैं। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स में जिस ईयर के लिए हमें टैक्स पे करना होता है, दैट ईयर इज टर्म्ड एज प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में हमें टैक्स पे करना होता है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल 2018-19 के लिए प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर विल बी 2019-20। फॉर 2016-17 के लिए प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर विल बी 2017-18। दैट मीन्स जिस ईयर के लिए टैक्स देना है दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में टैक्स देना है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। एंड असेसमेंट ईयर ऑलवेज कम्स आफ्टर प्रीवियस ईयर। लाइक वी हैव this 1st April 2018 to 31st March 2019 is our previous year. So our assessment year will be 1st April 2019 to 31st March 2020। अगर हम इसको कर दें 1st April 19 to 31st March 20, तो हमारा असेसमेंट दिस इज प्रीवियस ईयर। तो अगला साल हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 1st April 20 to 31st March 2021। That means in income tax the very first concept is financial year, that we do not adopt any Diwali year, Dussehra year, New Year, 1st January or any other year. We take always financial year, that is 1st April to 31st March। इसमें 9 months एक ईयर के शामिल होते हैं और 3 months एक ईयर के शामिल होते हैं, इसीलिए इसमें there are 2 years। जिस ईयर की इनकम पर टैक्स देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, से 18-19, और जिस ईयर में टैक्स देना है दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, से 19-20। ऑलवेज असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर होगा, इट इज फिक्स्ड कि अगर ये 2018-19 है तो ये 19-20 होगा, अगर ये 17-18 है तो ये 18-19 होगा, अगर ये 16-17 है तो ये 17-18 होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर अगर हमारा है 1st April 2019 to 31st March 2020, तो our assessment year will be 1st April 2020 to 31st March 2021. But we have exception to this rule. We have 5 exceptions. 5 exceptions to this rule, that when
previous year and assessment year are same. So कौन सी है ये exception? When the non-resident Indian is leaving India as a crew member of a ship. नॉन रेजिडेंट आपको पता ही है कि हमारी कंट्री में रहने की कंडीशन है 182 डेज, जो करंट ईयर से आपके लिए हो गई है 120 डेज। लेकिन हमारे लिए अभी जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, दैट इज 1920। और 1920 में हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन थी 182 डेज, कि अगर हम इंडिया में 182 डेज रहते हैं देन वील बी टर्म्ड एज रेजिडेंट, और अगर हम इससे कम डेज रहते हैं इंडिया में देन वील बी टर्म्ड एज नॉन रेजिडेंट। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन इंडिया छोड़ के जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ ए शिप, in that case the previous year and assessment year will be same, that the assessing officer or the income tax officer says that you settle your accounts in this very year only. That for example, I am leaving India on say 1st September 2019. So my previous year is 1st April 2019 to 31st March 2020, and my assessment year should have been 1st April 2020 to 31st March 2021। ये हमारा असेसमेंट ईयर होना चाहिए कि अगर हम 1 सितंबर को इंडिया से जा रहे हैं तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 तो 31 मार्च 2020, और असेसमेंट ईयर इज 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 होना चाहिए था लॉजिकली हमारे इस रूल के अकॉर्डिंगली। लेकिन अब ये तो क्रू मेंबर ऑफ शिप होके जा रहा है, पता नहीं कब वापस आएगा, इस साल में वापस आएगा नहीं आएगा, इसके पीछे से इसका टैक्स कौन देगा, एंड इट इज डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी, ये इसी की जिम्मेवारी है टैक्स पे करना। सो द इनकम टैक्स ऑफिसर सेज कि यू पे योर इनकम टैक्स लायबिलिटी इन दिस वेरी ईयर ओनली, दैट इज योर प्रीवियस ईयर इज 1 अप्रैल 19 to 31st March 20, and this will be your assessment year itself। यही आपका प्रीवियस ईयर रहेगा और यही आपका असेसमेंट ईयर भी रहेगा। दैट मीन्स द असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर विल बी सेम। तो ये एक कंडीशन हो गई हमारी। सेकेंडली, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। फिर से देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई बिजनेस 1 अक्टूबर को, लेट इट बी 15 अक्टूबर 2019 को डिसकंटिन्यू कर दिया है कि अब नहीं चलाना चाहती मैं इसको। सो आइडियली माय प्रीवियस ईयर इज 1 अप्रैल 2019 to 31st March 2020, and my assessment year should have been 1 April 2020 to 31st March 2021। ये होना चाहिए था, लेकिन अब ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, मैं नहीं देती टैक्स, जाओ कर लो, क्या करोगे, 15 अक्टूबर के बाद मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सो इट इज कवर्ड बाय द एक्सेप्शन दैट असेसमेंट ईयर कम्स आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर प्रीवियस ईयर। ये एक्सेप्शन में आता है कि जैसे ही हम किसी ईयर में डिसकंटिन्यू अपना बिजनेस कर देते हैं और आगे चलाने का हमारा कोई विचार नहीं है, उस केस में द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम। तो यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है दैट इज 1 अप्रैल 2019 तो 31 मार्च 2020, ये प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी सेम। अब यहाँ पर हमारी 3 एक्सेप्शंस और हैं, लेकिन उसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, सो दैट कि 2 एक्सेप्शंस हमारी ठीक से मेमोराइज हो जाए।
That first exception is that one a non-resident Indian leaving India as a crew member of the ship. In that case, previous year and assessment year are same. Second exception is that when there is discontinued business, when the operation of the business are closed forever. In that case, previous year and assessment year are same. Now we move on to next condition, that is, for example, a business is established in between the year. Say a business established on 30th March 2020. तो अब ध्यान से देखिए, in that case we'll go backward, not forward, क्योंकि previous year will be 1st April 19 to 31st March 20. लास्ट के महीने में आखिरी दिन हमने बिजनेस स्टैब्लिश किया, तो यानी कि इसमें कौन सा ईयर आ रहा है? 1st April 19 to 31st March 20. पहले का बाद का ईयर नहीं आ रहा कि भाई हाँ ये तो 1st April 20 to 31st March, नहीं, हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31st मार्च को, तो इसीलिए हमारा ये ईयर आएगा 1st April 19 to 31st March 20, और इसका हमारा असेसमेंट ईयर विल बी 1st April 2020 to 31st March 2021. यानी कि अगर हम किसी बिजनेस को, किसी भी चीज़ को, किसी अपनी जॉब को, किसी भी चीज़ को इन बिटवीन द ईयर शुरू करते हैं तो हमारा वो पूरा प्रीवियस ईयर माना जाता है और उसका नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर माना जाता है, बिकॉज इट इज़ द रूल दैट प्रीवियस ईयर इज फॉलोड बाय असेसमेंट ईयर. हर बार अगला आएगा विद द एक्सेप्शंस. जो हमारी ये 5 एक्सेप्शंस है और मैंने अभी आपको 2 एक्सेप्शन बताई है. अब हमारी एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज इनकम. सो इनकम, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एवरीथिंग इज इनकम. हमें कहीं से भी कोई भी 1 रुपया भी मिला है, दैट इज कॉल्ड इनकम, और उसके ऊपर वी आर सपोज टू पे इनकम टैक्स. चाहे वो हमें मंदिर से मिला है, चाहे वो हमें किसी फ्रेंड से मिला है, चाहे वो हमें कहीं से भी मिला है, दैट इज आवर इनकम. Because income tax department does not make any difference between legal income and illegal income. जो भी हमारी इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेवीज टैक्स. सो दिस इज इनकम, कि चाहे हमारे को ये विनिंग फ्रॉम लॉटरीज से हुई है, चाहे हमारे को विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से हुई है, चाहे हमारे को ये कैजुअल गेन हुई है, चाहे हमारे को ये प्रॉपर्टी बेचने से हुई है, चाहे हमारे को ये गिफ्ट मिला है, चाहे वो बात अलग है कि क्या चीज़ एग्जेम्प्ट है, वो बाद में बात करेंगे कि मान लीजिए गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, वो सब चीज़ें ठीक है, बाद में बात करेंगे, लेकिन दे आर टैक्सेबल. वो अलग अलग चीज़ें हैं कि उनको अलग अलग सेक्शंस में एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि हाँ ठीक है, आप इनके ऊपर टैक्स मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया कि जैसे मान लीजिए रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्टेड. इसी तरीके से एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्टेड बट अंडर दी सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स. तो ऐसा नहीं कह सकते आप आउटराइटली है ये कहिए नहीं इसके ऊपर तो लगाना ही नहीं है. नो, नॉट एट ऑल. एवरीथिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, सब्जेक्ट टू सर्टेन assumptions, certain relaxations or the provisions given under different sections of Income Tax Act. So this is the definition of income. Then we have the definition of person. Everybody is person. We all are supposed to pay income tax on each and every income, because there is no difference between legal income and illegal income. Everybody is supposed to pay income tax, and there is no difference between the source कि आपने वो income ली कहाँ से, and everybody is supposed to pay the tax. So everybody is person. Maybe individual, maybe HUF, maybe association of person, maybe body of individual, maybe joint stock company, maybe cooperative society, any entity. Every entity is supposed to pay the tax, that is called person. But for example, now the people may say कि भाई we don't have any income, so why should we are forced to pay the tax? So that is why person, individual, HUF,
joint stock company, cooperative society, association of person, body of individual, assessee. Everybody is supposed to pay the tax, but the person who bears the liability to pay the tax is termed as assessee. जो टैक्स पे करने की जिसकी जिम्मेवारी होती है, he is called assessee. And we have 3 types of assessee. The assessee, simple assessee, deemed assessee, and representative assessee. Representative assessee. We have 3 types of assessee, that is the assessee, deemed assessee and representative assessee. So till now we have seen that income tax is a direct tax. It is paid by the person himself. The repercussions lies on the person himself. We have financial year 1st April to 31st March. If the business is started in between the year, that year is termed as previous year and the next year is termed as assessment year. The income of the year for which we pay the tax is termed as previous year, and the year in which we pay the tax is termed as assessment year. Generally, previous year is followed by assessment year, but we have exceptions. For example, I have started my business on 30th March 2020. So my previous year will be 1st April 2019 to 31st March 20. हम पीछे जाएंगे, और अगर ये होता 31st December तो हम आगे जाते. This is December, तो हम कहते 1st April 2019 तो 31st March 2020. Everybody is supposed to pay the tax. Maybe he is individual, HUF, joint stock company, cooperative society, association of person, body of individual, or artificial legal person that is created by law. Artificial legal person like deities, temples, etc. सबने टैक्स देना है. अब वो अलग फिर से बात है कि एग्जम्पशंस हैं, लेकिन ये नहीं है कि देना ही नहीं है, देना है. बट देयर आर डिफरेंट एग्जम्पशंस अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिनकी वजह से हमें कम रेट से देना है या बिल्कुल नहीं देना है. लाइक गिफ्ट पर, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया पर हमें बिल्कुल नहीं देना है. उसके बाद वी हैव असेसी, कि जो टैक्स पे करेगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेसी. द नॉर्मल असेसी हिमसेल्फ, डीम्ड असेसी जो दूसरे की इनकम पर टैक्स देगा, माना जाने वाला, और रिप्रेजेंटेटिव असेसी. So यहाँ तक I hope that everything is clear to you. Now further we'll discuss in our next video. Thank you so much.